सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ नए मेहमान हैं दर्शित जैन। दर्शित हमारे नीट के स्टेट टॉपर थे, छत्तीसगढ़ के नीट के स्टेट टॉपर थे। ऑल इंडिया रैंक इनकी 524 आई थी। दर्शित, थोड़ा अपने बारे में बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दर्शित जैन है। मैंने 2025 में ही नीट दिया था क्लास 12 के साथ ही। मेरा ऑल इंडिया रैंक 524 आया था, स्टेट रैंक 1 था। मेरे मदर फादर ग्रैंडफादर तीनों डॉक्टर्स हैं और मेरी एक एल्डर सिस्टर है जो मेरी मेंटर भी है। शी इज करेंटली परस्यूइंग इंजीनियरिंग। गुड। दर्शित, आप कहाँ पर हैं इस समय, ये भी बताएं। मैं करेंटली एम्स भोपाल से अपना एमबीबीएस कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। तो दर्शित, मेरे कुछ सवाल हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं, तो जो बच्चों के हैं वही मेरे भी सवाल हैं। जी सर। है ना। और बाकी मैं मुझसे तो आप 2 साल से जुड़े ही हैं, मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। लेकिन होता क्या है कि मुझे पता है और बच्चों को लगता है कि टॉपर तो बचपन से ही टॉपर होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपने अपने साथ वालों में देखी होंगी कि बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं, जो चीजें आपसे हो जाती है उनके लिए। तो पहले आपने कब मन बनाया कि आपको डॉक्टर बनना है? दूसरा, आपने कौन सी क्लास से तैयारी करनी चालू की और उसके लिए आपने फर्स्ट स्टेप क्या लिया मैंने डिसीजन, मेरा एक्चुअली काफी ज्यादा स्विच हो रहा था कि मैथ्स लूं या बायो लूं। मेरा डिसीजन मोस्टली क्लास 10 के एंड के तरफ ही बना था कि मैं नीट की तैयारी करूंगा। तो मैंने इसलिए जो तैयारी थी वो क्लास 11 से इसकी स्टार्टिंग, मतलब मैंने 11th और 12th 2 साल ही प्रिपेयर किया था। वो जल्दी वाला जो जैसे 9 10 से कहीं स्टार्टिंग होती है, वो मेरी स्टार्टिंग वैसी नहीं थी। फिर दूसरी चीज की तैयारी के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लिया था। तो फर्स्ट स्टेप तो आई थिंक सबका यही होता है कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे आसपास अच्छी कोचिंग कौन सी है, हमें ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। तो वही सब ढूंढना करना मैंने भी किया था। ओके। और आपका मतलब 10 से पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या था? ये भी जानना है कि भाई आप पहले से ही पढ़ने में अच्छे हैं या फिर आपने मेहनत ज्यादा की। और आपके 10 से पहले कौन कौन से एग्जाम ऐसे थे जो लैंडमार्क थे आपके उसमें कैरिकुलम में, वो भी जानना है, क्योंकि हमें ये जानना होता है कि कैसे बच्चे टॉपर्स तक पहुंच जाते हैं। ये सर, सबसे पहले तो कैसे बच्चे टॉपर्स तक पहुंचे, आई डोंट थिंक कि उसका कोई एक पर्टिकुलर एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जो टॉप कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप 11th 12th में जैसे कैसे करो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट जेई नीट, तो फिर आप 11th 12th में किस तरीके से तैयारी करो वो मेजरली डिपेंड करता है। बट हाँ, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट बचपन से था, बिकॉज मदर फादर दोनों एकेडमिक बैकग्राउंड से ही है। तो इसलिए इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग से था। मुझे पहले बचपन में तो मम्मी ही पढ़ाती थी और थैंक्स टू हर टीचिंग स्टार्टिंग से इंटरेस्ट काफी डेवलप्ड रहा है पढ़ाई में। फिर स्कूल में तो मैं एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करता था बचपन से। एंड अगर कोई ऐसे मेजर एग्जाम्स बोलूं तो एक सिल्वर जोन कराता था इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड कंप्यूटर साइंस पे क्लास 1 में। मेरा क्लास 1 में उसमें इंटरनेशनल रैंक आया था 1। और उसके बाद जो एनएसओ होता था, आईएमओ होता था, उनमें स्टेट रैंक 1 2 3 कभी 3 4 बार उसके बाद आया है अप टिल क्लास 10। ओके। और 10th में कितने परसेंट थे आपके, और आपकी स्टेट में या आपके स्कूल में कौन सी पोजीशन थी? मेरे 10th में 98.6% थे और मेरे स्कूल में सेकंड पोजीशन थी। क्या 98 या 95 के ऊपर परसेंट वाले ही नीट में अच्छा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब आपके 12th में कितने परसेंट थे? मेरे 12th में 97.6 थे। और 10th में 98? 8.6। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं नीट की तैयारी करते टाइम पे, आपने क्या क्या फेस किए थे, क्या आपके सराउंडिंग में जो बच्चे हैं उन जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे उन्होंने क्या क्या फेस किए? 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी जूलॉजी बॉटनी। सबका बिहेवियर अलग अलग है। तो मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को बताएं कि कैसे सब्जेक्ट्स को लेना है। और हर सब्जेक्ट अलग होता है, तो सबकी तैयारी भी अलग ही होती है, एक जैसी सबकी तैयारी नहीं होती है। आपको बायो को अलग तरीके से देखना होता है, उस वो एग्जाम में उसको कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। फिजिक्स को अलग तरीके से देखना होता है, एग्जाम में उसको ज्यादा टाइम में सॉल्व किया जाता है। तो उन सारी बातों के ऊपर आज बातचीत करते हैं हम लोग, ठीक है। और आपको स्कॉलर्स एम्पायर से क्या क्या मदद मिली उनमें, ये भी बताना है। जी आपको ठीक। सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पॉइंट ओनली, स्कॉलर्स एम्पायर का मतलब फॉर एनीवन हु इज हैज हैड दीस थिंग्स तो वो समझेगा कि हम लोग का आजकल क्या हो गया ना कि हमारे एज में जो बच्चे हैं अभी वी
रीथिंक अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट वी टेक। मतलब आजकल ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है इन जनरल, बट if I say that there are one of the few decisions that I made that I do not regret, one of them was Scholars Empire definitely. मैंने Scholars Empire 11th में ज्वाइन किया था, और मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने भी ज्वाइन किया था फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे। मतलब आई डिड नॉट हैव एनी बैक स्टोरी ऑफ थिंग्स, हाउ थिंग्स गो ऑन हियर। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी रिकमेंडेशन पे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, अक्षय सर। तो तो उसके बाद से मेरा जर्नी तो काफी ही अच्छा रहा यहाँ पे। जो अगर बेसिक प्रॉब्लम्स की बात करूं मैं, तो जो आती हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने देखा है बहुत बार, मुझे भी आई थी, वो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। द थिंग इज कि क्योंकि आपका नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अब मेजरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो अब उस एनसीईआरटी से आप बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बना सकते हो। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम रेलेवेंट होंगे, और कई सारे नहीं होते। बट द थिंग इज बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स एग्जिस्ट, आप कोई भी एक बुक से एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हो, तो इससे एन नंबर ऑफ बुक्स आपकी एक्स्ट्रा बन जाती है, रेफरेंस गाइड्स टाइप की। और उनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ढूंढना। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम जितनी बुक्स देखें हम सबको बना लें, विच इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैं किसी को भी कहता हूँ, मैं भी ये करता, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई चैप्टर हुआ, द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक इज यू हैव टू सॉल्व कोचिंग्स मॉड्यूल। जैसे मैं स्कॉलर्स की मॉड्यूल को सॉल्व करता था, सबसे पहला स्टेप वही होता था कि हमारा मॉड्यूल डिस्कशन भी क्लास के जस्ट बाद ही होता था, तो उसके लिए हमें करके रखना पड़ता था मॉड्यूल सॉल्व, तो उस तरीके से होता। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द कोचिंग, बिकॉज उन्होंने टीचर्स ने कई सालों से इन चीजों को पढ़ाया है, दे नो द ट्रेंड, they know what type of questions are important and what are not important, because 11th 12th में थ्योरी सब कोई जेन्युइनली पढ़ सकते हैं, बट टू पुट क्वेश्चंस करेक्टली, वो जो पार्ट होता है करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाना और क्वेश्चंस को सही करना, वो दोनों जो चीजें होती है उसके लिए आपको पुराना एक्सपीरियंस पे डिपेंड करना पड़ता है। तो वो जो पुराना एक्सपीरियंस है वो आपको टीचर्स ही दे सकते हैं मेरे ख्याल से। तो एक वो पॉइंट है जो है, और दूसरा जो प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं और 100% मैंने भी फेस करी है, वो थी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बिकॉज आप इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू बी 100% कंसिस्टेंट ऑल द टाइम। मैं भी नहीं था, मैं भी बहुत इनकंसिस्टेंट था। फिर वो धीरे धीरे जब थोड़े नंबर फ्लक्चुएट होते हैं, जब एक दो बार टीचर आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दो, उसके बाद वो अपने आप लेकिन लाइन पे आती हैं चीजें। सही है। एंड मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या है जो बायो में करना है और फिजिक्स या केमिस्ट्री में नहीं करना है, या ऐसा क्या है जो फिजिक्स केमिस्ट्री में स्पेशली करना है या फिजिक्स पे करना है जो बायो में नहीं करना है, या ये सारी बातें, मतलब कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो चीज करनी है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट नॉट मेनी स्टूडेंट्स डू, आई वुड सजेस्ट कि एवरीवन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, वेदर इट बी द एग्जांपल्स, द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, द बैक एक्सरसाइज, और जो पुरानी बुक्स में एडिशनल एक्सरसाइजेज होती थी पुरानी एनसीईआरटी में, जो न्यू एनसीईआरटी में रिवाइज करके हटा दिया गया है, अगर आपको ऑनलाइन प्रोक्योर कर सकते हो आप बहुत इजीली, तो दोज थिंग्स आर देयर जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको स्पेसिफिकली करना ही करना है। एनसीईआरटी अगर, क्योंकि आपके एनसीईआरटी सॉल्विंग जो होती है उससे आपका बोर्ड्स की भी तैयारी हो रही है, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं दे एक्चुअली मेक यू ओपन योर माइंड टू सॉल्विंग अ क्वेश्चन प्रॉपर्ली। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने ये देखा है कि जब भी कोई टॉपर ये सजेस्ट करता है कि एनसीईआरटी जरूर करनी है, तो बच्चा रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू एनसीईआरटी। इज दैट ओके? No, sir, it's not okay, because again, the problem with restricting only to NCERTs, the sample size of questions is very less. Agreed, तुम हर type का question, a student will be able to solve every type of question in that book, but 2 questions of every type are not enough to find out the mistakes that you might be doing in a particular topic. So आपको उसके बाद you'll have to solve the coaching module ले लो, अगर आपको कोई reference guide आप use करो तो वो है, और most importantly previous year questions भी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी पेपर का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। और कुछ स्पेशल टिप्स फॉर बायो? बायोलॉजी के लिए स्पेशल टिप्स मैं ये कहूंगा कि बायोलॉजी के लिए, मतलब एवरीवन हैज देयर ओन मेथड ऑफ स्टडीइंग, बट हमारे सर ये कराते थे जैसे कि सर हमें कभी भी नोट्स लिखने के लिए उतना नहीं वो बोलते थे, एनकरेज नहीं करते थे। हम लोग मेजरली एनसीईआरटी को ही मार्क करते थे, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होगा ना कि वी विल मेक लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनते हैं, उसके आजकल लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो एक यूनिट 11 की यूनिट 3 के स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन बना था इस साल हमारा बायो में,
तो वो भी जैसे वो सारे पॉइंट्स आप जनरल notes आइडिया में से नहीं बना लिखते था। हो, हाँ हाँ। वो सब आप नोट्स में नहीं लिखते हो, बट वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। और केमिस्ट्री के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? केमिस्ट्री के लिए तो सर मैं तो सर मेरे केमिस्ट्री टीचर थे, तो उन्होंने ही मुझे जो जो चीजें बताई थी वो सब मैंने किया था। फिजिकल के लिए अगेन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डेफिनेटली लगाना। ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शंस दी हुई हैं उनको अच्छे से लिख के रखो, उन चीजों को आप लिख के रखो, क्योंकि ऑर्गेनिक के रिएक्शंस आपको एज इट इज भी क्लास वो चेन रिएक्शन के तौर पे पूछे जाते हैं। और जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स की जो चांसेस होती है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है मतलब क्लास 11th वाला। क्लास 11th के पार्ट में, क्योंकि थोड़ा सा ढील भी रहता है सर की क्लास 11th में आए हैं 10th से, तो हाँ। वो थोड़ा सा छूटता है कभी कभार। तो आपका क्या, जैसे अगर क्लास वाइज बोलेंगे, क्लास 10th के बच्चा जिसको डॉक्टर बनना है उसके लिए 2 लाइन की कोई टिप? क्लास 10th में तो बस इतना ही कहूंगा कि अभी तो तुम 10th पे फोकस कर लो। कीप अ बेसिक आइडिया इन माइंड कि आगे 2 साल में तुम्हारे बेसिक स्टेप्स क्या होंगे। जैसे थोड़ा सा ये देख के रख लो कि तुम्हारे आसपास में कोचिंग कौन सी अच्छी है, इफ यू हैव टू जॉइन अ कोचिंग, इफ यू हैव टू डिसाइड ऑनलाइन, तो कीप दोस बेसिक्स क्लियर, ताकि जब तुम 11 स्टार्ट करो यू डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम वेस्टिंग ऑन दोस थिंग्स। एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम 10 टू 11, एक वो बीच में 3-4 महीने का गैप आता है, 1-2 महीना उसमें भले मजे कर लो, लेकिन लास्ट 2 मंथ्स में थोड़ी सी स्टडी स्टार्ट कर देना, बिकॉज दैट वाज अ मिस्टेक दैट आई मेड इन 11th इनिशियली। ओके। सेकंड थी 11th से जो बच्चे 12th में जा रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन? 2 लाइन। 11th से 12th में अगर जा रहे हो तो जो 11th का जो तुम्हारा 12th का वेकेशन आएगा उसमें कोशिश करना कि 11th के बैकलॉग्स का कंप्लीट कर लो और 11th के थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो, बिकॉज वो आगे फिर डाउन द लाइन काम आएगा। ठीक, जिनका अभी 12th में सिलेबस खत्म हो गया है उनके लिए कोई सजेशन? उनका प्री क्वेश्चंस बोर्ड्स लगाओ, है। क्वेश्चंस लगाओ। उनके लिए एक ही सजेशन है कि अब जो टाइम बचा है, फोकस मोर ऑन टेस्ट, गिविंग टेस्ट एंड अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन बैक नाउ मूव द वे बैकवर्ड्स, लाइक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फाइंड आउट व्हाट टॉपिक इज वीक, देन स्टडी दैट टॉपिक, क्योंकि अब लास्ट 4 मंथ्स में आई थिंक ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। बोर्ड्स पे ध्यान दें इस टाइम पे, इस टाइम इन द सेंस दिस इज दिसंबर 2025, ठीक? तो बोर्ड्स पे ध्यान दें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं, या फिर नीट के एग्जाम पे ध्यान दें, क्योंकि अभी प्री बोर्ड भी है, अगले हफ्ते मतलब अगले मंथ में स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल्स भी है। कैसे मैनेज करें? प्रैक्टिकल्स तो थोड़ा सा रिलेटिवली लीनियंट ही रहता है, उसका उतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और आई वुड सजेस्ट कि बोर्ड्स का जो एकदम थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है वो तुम चाहो तो जनवरी के 10th ऑफ जनवरी के आसपास से स्टार्ट कर सकते हो। अभी के टाइम पे थोड़ा सा नीट पे ज्यादा फोकस कर लो, बिकॉज रिसेंटली इवन बोर्ड्स में भी अगर आप लोग 24-25 के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो उसमें भी जो सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आए थे। तो थोड़ा सा वो बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन आपका चलेगा ही 12th का साथ साथ। तो जब आप 12th के क्वेश्चंस लगाओगे नीट के लिए तो वो भी हो जाएगा, और थोड़ा सा थ्योरी आप थोड़ा सा लेट स्टार्ट करोगे तो वो मैनेज हो जाता है अच्छे से। व्हिच एग्जाम इज टफर, बोर्ड्स और नीट? वो तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। फिजिक्स केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो अभी तक तो पहले 2024 तक तो डेफिनेटली बोर्ड्स था, 2025 में दोनों ही इक्वली टफ आए थे, तो अब वो आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहना, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही सिमिलर टफनेस पे अब से आने लगेंगे। दोनों ही सिमिलर टफनेस पे हाँ। हैं। क्या जेई की बुक सॉल्व करनी चाहिए नीट एस्पिरेंट को, या किस लेवल तक करनी चाहिए, या टीचर के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, या नहीं करनी चाहिए? ऑनेस्टली वो आपके ऊपर मेजरली डिपेंड करता है, बिकॉज जैसे मैंने अटेम्प्ट करना तब स्टार्ट किया था जब मुझे सर ने कहा था कि अब थोड़े से जेई के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अटेम्प्ट करना भी अगर आपको जेई के क्वेश्चंस, तो आप जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ना कि कोई रेफरेंस बुक अटेम्प्ट करना, क्योंकि रेफरेंस बुक में वो लोग और थोड़ा सा मेंस और एडवांस के बीच के तक लेवल तक जाएंगे अगर आप मेंस की भी बुक लोगे तो, फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जेई स्टूडेंट्स के लिए वो बुक्स बनी है, तो और आपको जेई मेंस तक के लेवल के इनफ होते हैं। तो व्हेनेवर अ टीचर टेल्स यू कि उस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, तो यू कुड डेफिनेटली गो फॉर अटेम्प्टिंग द पीवाईक्यूज। मैंने किए थे जेई के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट। इस दौरान आप जब 2 साल यहाँ पढ़े हैं, कोई लैंडमार्क्स आपने अचीव किए, कोई ओलंपियाड्स, बोर्ड्स में कुछ स्पेशल लैंडमार्क आपका? सर बोर्ड्स में मेरा वो रहा कि मुझे केमिस्ट्री में बोर्ड्स में 100 मार्क्स आए थे और बायो में 97 आए थे, तो
ये दो ऐसे लैंडमार्क्स रहे थे मेरे बहुत बढ़िया। इस टाइम पे। और कोई आपने कुछ इस दौरान 11th-12th में ओलंपियाड क्वालिफाई किया कुछ? नहीं सर, मैंने वो दिया था केमिस्ट्री ओलंपियाड जो कराता है इंटरनेशनल फिजिक्स यूनियन, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द, हाँ आईएपीटी आईएपीटी कराता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, एनएसईसी। एनएसईसी। मैंने एनएसईसी का, मैं उसमें स्टेट रैंक 8 आया था, तो उसमें मैं टॉप 1% ऑफ माय स्टेट में था उस टॉप 1% पे थे, सही है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। और मुझे एक बात बताइए कि 2 साल की मेहनत, आपको अब एम्स भोपाल में है, आप फर्स्ट ईयर में है आप, क्या ये वर्थ इट लगती है? उसके ऊपर मैं चाहता हूँ क्योंकि बच्चे आजकल के थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं कि करना ही तो है, हो जाएगा, ये नहीं होगा तो कुछ। आपको क्या लगता है कि आपकी ये 2 साल की मेहनत आपको वहां पहुंच के वर्थ लगती है या? नहीं सर, डेफिनेटली जो एफर्ट्स थे वो डेफिनेटली मुझे वर्थ इट लगते हैं, बिकॉज माय डैड यूज्ड टू से दिस कि ही स्टिल टेल्स मी दिस कि if you cut down on your efforts right now, 5-10 years later you'll have to put in double the effort of what you could have done today. तो मतलब अगर मैं आज थोड़ा सा कम एफर्ट डाल के शायद उतने अच्छे कॉलेज ना जाऊं, बट आगे डाउन द लेन जैसे अगर मैं बोलूं, तो जब मुझे आगे की प्रिपरेशन करनी होगी तो मुझे उस टाइम पे एफर्ट्स और ज्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कॉलेजेस की रैंकिंग अगर बन रही है तो देयर इज अ पर्टिकुलर स्किल सेट जो आपको कोई कॉलेज में मिल रहा है जो शायद दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। और 2 साल अभी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं जो आगे शायद काम नहीं आएगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के हम बोलते हैं कि आगे काम नहीं आएगा, बट वो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है। यू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज अ सिचुएशन प्रॉपरली एंड अटेम्प्ट इट कामली। वो जो चीजें होती है वो ये 2 साल में सीखने को मिलती है, क्योंकि उसके आगे बहुत रेयरली आपको इतने मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स वर्क ऑन करने के लिए मिलते हैं। कि लास्ट क्वेश्चन दर्शन तुमसे, yes, कि क्या तुमने 2 साल सिर्फ पढ़ा है? क्या तुमने एंजॉय नहीं किया? क्या तुम्हारे घर में कभी शादी ब्याह नहीं हुए? क्या तुमने फैमिली फंक्शंस छोड़े हैं? क्या तुम बीमार नहीं पड़े? क्या तुमने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं? क्या तुमने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला? तो होता क्या है कि 2 साल बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, सोचता है 18 घंटे पढ़ने से ही नीट क्वालिफाई होना है या 15 घंटे पढ़ने से ही नीट क्वालिफाई होना है। आपका उस पर क्या लेना है? सर मेरा दिन में हाईएस्ट 12 का शायद ही गया होगा कभी। मेरा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। हाँ, फैमिली फंक्शंस वगैरह थे जो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता था, अनलेस एक्सट्रीमली कोई क्लोज फैमिली मेंबर हो, तो बाकी मैं फैमिली फंक्शंस थोड़े अवॉइड करता, क्योंकि इसमें 2-3 दिन पूरे जाते थे। क्लासेस में मोस्टली रेगुलर था, बीच में एक टाइम पे मैं थोड़े टाइम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ गया था, तब मेरी क्लासेस स्किप हुई थी, जिसका मुझे बाद में वो भुगतान भी करना पड़ा था पेपर के दिन। और अच्छा, मतलब आप जिस टाइम पे आपने छुट्टी ली थी, हाँ, वो आपका फाइनली अप टू द मार्क कभी कंपनसेट नहीं हुआ, कंपेंसेट नहीं होता। मतलब वो बहुत रेयर केसेस में मैंने देखा है कि किसी का कंपेंसेट होता है। और तो आपका सजेशन यही रहेगा कि किसी भी हालत में क्लास तो कर ही लो? हाँ हाँ, डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन कि क्लासेस अवॉइड कम से कम करना। वो सब जो बच्चे जो ऑनलाइन क्लास करके या कुछ यूट्यूब वीडियो देख के अब कंपनसेट कर लेते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? देखो, ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा मेरा कि इफ यू कैन डू दैट जेन्युइनली इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बट द प्रॉब्लम विद आवर जनरेशन इज कि हमारा उतना अटेंशन स्पैन ही नहीं है कि हम अकेले बैठ के उतने डिसिप्लिन से खुद से बैठ के वो पूरा लेक्चर को देखें, कंप्लीट करें और रेगुलर बेसिस पे इस चीज को करें। तो मुझे याद है कि आपकी क्लास जब मिस हुई थी, हाँ, तब आप दिल्ली गए थे। हाँ हाँ जी सर, सही बोल रहा हूँ? जी कुछ सर, शायद से एक एमयूएन के लिए गया था। एमयूएन के लिए गए थे आप, हाँ। तो जब आप दिल्ली गए थे तो आपकी जो क्लास मिस हुई थी, तो वो सेम क्वेश्चंस आपके नीट हाँ, वाले दिन गलत हुए? मेरे सेम टॉपिक के जो क्वेश्चंस थे वो तीन क्वेश्चन आए थे नीट के दिन, और मेरे तीनों क्वेश्चंस गलत थे। सब्जेक्ट बता सकते हैं? केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में मेरी केमिस्ट्री की जो क्लासेस मिस हुई थी, हाँ। वो तीनों क्वेश्चन जो आए थे उस टॉपिक के, वो तीनों मेरे गलत हुए थे उस दिन। तो आपको कंपनसेशन नहीं मिला? नहीं मिला था मुझे उतना अच्छे से। ओके, आपको लग रहा था कि हो गया है? हाँ, लेकिन मुझे लग रहा था ऐसा कि मुझसे हो गया है, कि मुझसे क्वेश्चंस बेसिक बेसिक बन रहे हैं, बट फिर उधर जब ऑन द स्पॉट गया तो फिर मुझसे नहीं बने थे वो क्वेश्चंस। ओके, जी सर। तो आपका ये सजेशन है सबको कि आपकी अटेंडेंस उसके अलावा फुल रही है? उसके अलावा मेरी अटेंडेंस फुल रही है। मतलब कभी आप 12th में एब्सेंट हुए? नहीं, वो लास्ट में जब जैसे रिवीजन क्लासेस होती थी तब अगर कभी कोई चैप्टर नेसेसरी लगता था आता था, नहीं तो नहीं आता था, बट बाकी जब तक थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही थी प्रॉपर सिलेबस की, वो तब तक मैंने पूरी की है। ओके ओके, और कोई लास्ट टिप, लास्ट सजेशन बच्चों के लिए? लास्ट सजेशन एक ही है मेरा कि डू नॉट डिवोट द होल टाइम टू स्टडीज। तुमको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की भी जरूरत है,
थोड़ा सा वॉकिंग पे जाओ, क्रिकेट खेलो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, थोड़ा बहुत एक लिमिट ऑफ टाइम, एक लिमिटेड टाइम में अगर उसको करोगे तो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू बूस्ट योर मार्क्स रादर देन कट ऑन इट। बट हाँ, बहुत ज्यादा नहीं करना, वो चीज को भी ध्यान रखना। थैंक यू दर्शित, Thank you so much, sir. नाइस मीटिंग यू। थैंक यू ठीक सर। है, हाँ।